सोनापुर गांव की सुबह हमेशा की तरह चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से गूंज रही थी। लेकिन गांव की चौक पर खड़ा रघुवीर आज बेहद उदास था। उसकी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी पर सिर्फ पत्ता गोभी के ढेर लगे थे। ले लो भाई, ताजी पत्ता गोभी ले लो, खेत की उगी हुई मीठी गोभी। इतने में शांति काकी वहां आ गई। अरे रघु बेटा, फिर गोभी ही? पिछले हफ्ते भी यही लाई थी। घर में तेरे काका अब गोभी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। क्या करूं काकी, भगवान ने खेत में यही दी है, सस्ती लगा रहा हूँ, 2 किलो ले जाओ। बेटा, बात पैसों की नहीं है। आदमी रोज रोज एक ही चीज खाकर ऊब जाता है। कुछ नया ला। नया लाने के लिए पूंजी चाहिए काकी, वो कहाँ से लाऊं? अगर आज भी नहीं बिकी तो माँ की दवाई के पैसे भी नहीं निकलेंगे। शांति काकी का चेहरा उतर गया। भगवान तेरी मदद करे बेटा। काकी चली गई। हे भगवान, मेहनत में क्या कमी रह गई? आखिर मैं कब तक ऐसे हारता रहूंगा? उसी समय उसका बचपन का दोस्त भीम वहां आ पहुंचा। अरे यार, यहाँ अकेले बैठकर आसमान से बातें कर रहा है। क्या बताऊं भाई, सारी मेहनत बेकार जा रही है। लगता है किस्मत भी मेरा मजाक उड़ाती है। भीम ने गोभियों की तरफ देखा। तू अभी भी सिर्फ गोभी बेच रहा है? और क्या करूं? याद है, मैं जब शहर में मजदूरी करता था, वहां एक होटल के पास रोज भीड़ लगी रहती थी। लोग गोभी और दूसरी सब्जियों से बनी छोटी छोटी पोटलियां खाते थे। कौन सी? नाम तो बड़ा अजीब था। कुछ देर सोचने के बाद हाँ, याद आया, डम्पलिंग। रघुवीर चौंक गया। बहुत पड़ती थी, लोग बड़े चाव से खाते थे। रघुवीर की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक आई। उनमें भी गोभी पड़ती थी? मतलब मेरी ये गोभियां बेकार नहीं है? रघुवीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं भी कुछ नया बना दूं तो? यही तो कह रहा हूं, किस्मत दरवाजा नहीं खोलती भाई, उसे धक्का देना पड़ता है। शाम को रघुवीर घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ कमला देवी चूल्हे के पास बैठी थी। आ गए बेटा, आज कुछ बिका? रघुवीर ने चुपचाप पैसे उनकी हथेली पर रख दिए। कुछ सिक्के देखकर माँ समझ गई। चिंता मत कर, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। माँ, अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ तो? डर किस बात का है? अगर असफल हो गया तो? हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वो होता है जो उठना छोड़ देता है। रघुवीर की आंखें नम हो गई। उसने गोभियों की तरफ देखा और पहली बार उसे वो बोझ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत दिखाई देने लगी। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आ रही थी। भीम की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। रसोई के कोने में रखी पत्ता गोभियों को देखते हुए वो खुद से बुदबुदाया, अगर शहर के लोग इन्हीं गोभियों से कुछ खास बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे बेटा, आधी रात हो गई है, अभी तक जाग रहा है? नींद नहीं आ रही माँ, मन में कुछ नया करने का विचार चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इतनी चिंता भी मत कर कि सेहत खराब हो जाए। माँ, अगर मैं इन गोभियों से कोई नया पकवान बनाऊं तो? जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि सफलता मिलेगी या नहीं? ठीक है माँ, आज किस्मत को एक मौका देकर देखता हूं। अगले दिन सुबह सुबह वह रसोई में चला गया। उसने गोभी को बहुत बारीक काटना शुरू किया। थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और प्याज मिलाया। मैदे का आटा गूथा और छोटे छोटे गोल आकार बनाने लगा। कमला देवी हैरानी से सब देख रही थी। ये क्या बना रहा है बेटा? सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसा बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच बाहर से आवाज आई, अरे रघुवीर, घर पर है क्या? ये पड़ोस में रहने वाले रहीम चाचा थे। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है? कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चाचा। अच्छा, अब तू रसोइया भी बन गया? मजाक मत उड़ाइए चाचा, बस भगवान का नाम लेकर मेहनत कर रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाते। दिखा तो सही, क्या बना रहा है? रघुवीर ने उन्हें छोटे छोटे भरे हुए टुकड़े दिखाए।
कुछ देर बाद रघुवीर ने बड़े बर्तन में पानी रखा और उसके ऊपर जाली रखकर उन पोटलियों को भाप में पकाने लगा। 10 मिनट बाद रसोई में ऐसी खुशबू फैली कि रहीम चाचा की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, खुशबू तो कमाल की है। सच में बेटा, पूरे घर में महक फैल गई है। रघुवीर ने प्लेट में कुछ गरम गरम टुकड़े रखे और साथ में टमाटर और लाल मिर्च की चटनी बनाई। सबसे पहले उसने एक टुकड़ा अपनी माँ को दिया। माँ, आप बताइए कैसा बना है? कमला देवी ने धीरे धीरे एक निवाला लिया। रघुवीर सांस रोके उनकी तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में? बिल्कुल, इतना नरम और स्वाद से भरा हुआ। रहीम चाचा से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अरे भाई, मेरी बारी कब आएगी? मैं तो खुशबू से ही पागल हो रहा हूँ। उन्होंने जल्दी से एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही खाया, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। या अल्लाह, ये तो कमाल हो गया। इतना बुरा बना है क्या? अरे पगले, मैं तो कह रहा हूँ कि इतना स्वाद मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। देखा बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कल सुबह यही बेच। लेकिन गांव वाले खाएंगे क्या? अगर स्वाद ऐसा रहा तो लोग खुद ढूंढते हुए आएंगे। डर मत, भगवान ने शायद तेरे लिए कोई नया रास्ता खोला है। कल से एक नया सफर शुरू होगा। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले दिन गांव का सबसे बड़ा हलवाई उसकी राह में खड़ा होने वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन सोनापुर के मुख्य चौराहे पर रघुवीर अपनी पुरानी रेहड़ी के सामने खड़ा था। आज उसकी आंखों में कल वाली मायूसी नहीं थी। हे भगवान, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। बस इतना कर देना कि कोई एक आदमी इसे पसंद कर ले। उसी समय उसका दोस्त भीम दौड़ता हुआ आया। अरे वाह, आज तो रेहड़ी बिल्कुल बदल गई। लगता है शहर खुल गया गांव में। मजाक मत कर भाई, वैसे ही जान निकली जा रही है। डर क्यों रहा है? कल रहीम चाचा और काकी दोनों तो तारीफ कर रहे थे। घर वालों का स्वाद अलग होता है। गांव वाले पसंद करेंगे या नहीं, वही असली बात है। इतने में सामने से बनवारी हलवाई आता दिखाई दिया। बनवारी की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी और वह अपने घमंड के लिए भी जाना जाता था। उसने रेहड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। अरे अरे, ये क्या तमाशा लगा रखा है रघुवीर? कुछ नया बनाया है बनवारी भैया? तू और नया? कल तक गोभी बेच रहा था, आज बावर्ची बन गया। पहले चख तो लो, फिर मजाक उड़ाना। अरे मैं 20 साल से मिठाई बना रहा हूँ, मुझे कोई नया स्वाद सिखाएगा? भैया, बिना चखे फैसला मत कीजिए। नाम क्या है इसका? शहर में लोग इसे डम्पलिंग कहते हैं। नाम सुनकर ही भूख मर गई। अरे भाई, यहाँ लोग जलेबी, कचौड़ी और समोसा खाते हैं। ये सफेद सफेद पोटलियां कौन खाएगा? शायद बनवारी भैया ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हर नई चीज का पहले मजाक उड़ाया जाता है। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिराम बाबा वहां पहुंचे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और चेहरे पर अपनापन। अरे बेटा, आज क्या बेच रहा है? बाबा, एक नई चीज बनाई है। दांत अब पहले जैसे नहीं रहे। ज्यादा सख्त चीज तो खा नहीं सकता। यही तो खास बात है बाबा, ये बहुत नरम है। अच्छा, तो एक टुकड़ा दे। रघुवीर ने कांपते हाथों से प्लेट आगे बढ़ाई। हरिराम बाबा ने धीरे धीरे एक टुकड़ा मुंह में रखा। कुछ पल तक सब उनकी तरफ देखते रहे। फिर अचानक बाबा की आंखें चमक उठी। वाह, अरे बेटा, ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। और ये लाल चटनी, मजा आ गया। कुछ ही देर में रेहड़ी के सामने भीड़ लग गई। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाबा को पसंद आया है तो जरूर अच्छी चीज होगी। हम भी चखेंगे। मेरे लिए भी एक प्लेट। भैया, थोड़ा ज्यादा चटनी डालना, बच्चों के लिए कम तीखी देना। रघुवीर और भीम तेजी से प्लेटें लगाने लगे।
बनवारी हलवाई यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने आप से बोला, ये कैसे हो सकता है? जिस लड़के की गोभी कोई मुफ्त में नहीं लेता था, उसके ठेले पर इतनी भीड़। हरिराम बाबा की तारीफ के बाद पूरे सोनापुर में रघुवीर के नए पकवान की चर्चा फैल चुकी थी। सुबह होते ही लोग चौराहे पर उसकी रेहड़ी के आसपास जमा होने लगे। बच्चे स्कूल जाते समय रुकते, किसान खेत पर जाने से पहले एक प्लेट खाकर जाते और शाम को काम से लौटने वाले मजदूर भी उसके यहाँ जरूर आते। जिस गोभी को लोग देखकर मुंह बनाते थे, आज उसी के लिए लाइन लग रही है। सच कहूं तो अभी भी यकीन नहीं होता। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। रघु भैया, माँ ने कहा है 10 प्लेट पैक कर देना, घर में मेहमान आए हैं। 10 प्लेट? भाई, लगता है अब तेरी किस्मत सच में बदल रही है। लेकिन चौराहे के दूसरी तरफ बनवारी हलवाई अपनी दुकान के बाहर खड़ा सब देख रहा था। पहले जहां उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, अब वहां मुश्किल से कुछ ग्राहक दिखाई देते थे। उसका नौकर रामू धीरे से बोला, मालिक, आज फिर जलेबियां बच गईं। तो मैं क्या करूं? गांव के लोग तो अब सुबह सुबह रघुवीर के ठेले पर चले जाते हैं। 2 दिन की बात है, लोगों का मन भर जाएगा। सोनापुर गांव में अब हर सुबह एक नया नजारा देखने को मिलता था। सूरज निकलने से पहले ही रघुवीर की रेहड़ी के सामने लोगों की छोटी सी लाइन लग जाती थी। भैया जल्दी देना, खेत पर भी जाना है। रघुवीर मुस्कुराते हुए सबको संभाल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बनवारी हलवाई की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय गांव का एक आदमी दुकान पर आया। बनवारी भाई, 2 किलो जलेबी देना। बनवारी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल आदमी बोला, और हाँ, पहले रघुवीर के यहाँ से 4 प्लेट डंपलिंग पैक करवा लूं, फिर जलेबी ले जाऊंगा। बनवारी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बस बहुत हो गया। शाम को वह गांव के बाहर रहने वाले अपने पुराने दोस्त महेंद्र से मिलने गया। महेंद्र चालाक और लालची आदमी था। अरे बनवारी, बड़े दिनों बाद याद किया। दिल जल रहा है महेंद्र। क्यों, क्या हुआ? बनवारी ने सारी बात बता दी। महेंद्र हंस पड़ा। तो एक लड़के ने तेरा धंधा कमजोर कर दिया? कमजोर नहीं, बर्बाद कर दिया है। और तू हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। क्या करूं? लोगों के दिमाग में डर बैठा दे। मतलब? अफवाह फैला दे कि उसका खाना साफ नहीं है, लोग खुद दूर हो जाएंगे। लेकिन रघुवीर तो सच में सफाई रखता है। दुनिया सच नहीं, बातें सुनती है। बनवारी चुप हो गया। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर यही रास्ता है तो ठीक है। अगले दिन गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुना है रघुवीर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता। पता नहीं बात सच है या झूठ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना। रघुवीर को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों को खाना दे रहा था। लेकिन शाम होते होते उसने देखा कि भीड़ कुछ कम। भीम, आज लोग कम क्यों आए? पता नहीं भाई, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। तभी शांति काकी वहां आई। उनके चेहरे पर चिंता थी। बेटा, बुरा मत मानना, गांव में कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ काकी, कैसी बातें? कह रहे हैं कि तेरे खाने में सफाई नहीं होती। क्या? मुझे तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन लोग बातें बना रहे हैं। रघुवीर की आंखें भर आईं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया काकी। मुझे पता है बेटा, लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की परीक्षा जल्दी होती है। रात को रघुवीर घर पहुंचा तो पहली बार उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी उदासी लौट आई थी। कमला देवी ने उसे देखा। क्या बात है बेटा, आज मुस्कान कहाँ खो गई? माँ, अगर इंसान ईमानदारी से काम करे फिर भी लोग उस पर उंगली उठाए तो क्या करना चाहिए? बेटा, झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच को धैर्य की जरूरत पड़ती है। रघुवीर ने माँ की तरफ देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका
उसका इंतजार कर रहा था। रघुवीर हल्की मुस्कान देकर रेहड़ी लेकर चौराहे की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आज का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। जहां हर दिन लोगों की लाइन लगी रहती थी, वहां मुश्किल से 2-3 आदमी खड़े थे। भीम पहले से वहां मौजूद था, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। रघु, लगता है बात बहुत फैल चुकी है। रघुवीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लोग उसे देखकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो बिना रुके ही आगे बढ़ जा रहे थे। तभी गांव का एक आदमी वहां से जाने लगा। रामलाल भैया, आज कुछ नहीं लोगे? नहीं भाई, आज रहने दो। लेकिन कल तो आपने कहा था कि बच्चों को बहुत पसंद आया है। वो बस बाद में देखेंगे। और वह जल्दी से वहां से चला गया। रघुवीर सब समझ गया, उसकी आंखें नम हो गईं। तभी बनवारी हलवाई, अरे रघुवीर, आज भीड़ कहाँ गई? पता नहीं भैया। अरे भाई, गांव वालों की मर्जी, कभी इधर कभी उधर। तभी गांव का चौकीदार भागता हुआ आया। तुम्हारे खिलाफ तहसील में शिकायत पहुंची। किसी ने लिखा है कि तुम गंदा और खराब खाना बेचकर गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। पूरा चौराहा सन्न रह गया। रघुवीर की आंखें भर आई। ये झूठ है साहब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं जानता हूं, लेकिन नियम के अनुसार जांच होगी। अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दूर खड़ा बनवारी हलवाई ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल काम कर गई। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए भी एक ऐसा मोड़ तैयार कर रखा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात बनवारी घर में खुश हो रहा था। महेंद्र भी वहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, एक शिकायत पूरी बाजी पलट देगी। अब समझेगा रघुवीर कि बाजार में सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। लेकिन बनवारी की पत्नी सुशीला ये सब सुन रही थी। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस व्यापार की बातें हैं। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई, तहसील से अधिकारी आने वाले हैं। लोगों की भीड़ रघुवीर के घर पर जमा होने लगी, लेकिन इस बार डंपलिंग खाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। कुछ देर बाद एक जीप आकर रुकी। उसमें से 2 अधिकारी और एक स्वास्थ्य निरीक्षक उतरे। साहब जी, घबराओ मत, हम सिर्फ जांच करने आए हैं। उन्होंने बर्तन, सब्जियां, पानी और रसोई की सारी व्यवस्था ध्यान से देखनी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद निरीक्षक बाहर आए। जिसने भी शिकायत की है उसने झूठ बोला है। इतनी सफाई और व्यवस्था तो हमें कई शहरों की दुकानों में भी नहीं मिलती। साहब, सच में? हाँ, और हमें तुम पर गर्व है। अब हमें सिर्फ एक बात जाननी है, ये झूठी शिकायत किसने की? अगर शिकायत करने वाला खुद सामने आ जाए तो बात आसानी से सुलझ सकती है। ये सुनते ही दूर खड़े बनवारी हलवाई के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसी समय, साहब, आज मैं अपने मन का बोझ उतारने आई हूँ। कल रात मैंने अपने पति और उनके दोस्त महेंद्र की बातें सुनी थीं। इन्होंने ही रघुवीर के खिलाफ अफवाहें फैलवाईं और झूठी शिकायत भी करवाईं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बनवारी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे पत्थर का हो गया। बनवारी भैया, अगर आपको लगता था कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो एक बार मुझसे कह देते। मैंने तो हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना। ये सुनकर बनवारी की आंखें भी भर आईं। पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा महसूस हुआ। झूठी शिकायत और अफवाह फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सुनते ही बनवारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। रघुवीर, मुझे सजा दे दे। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे माफ करे। मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ी गलती की। समय बीतता गया। रघुवीर की दुकान रघुवीर देसी स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गई। बनवारी की मिठाइयाँ भी फिर से लोगों की पसंद बन गई।